साइमन्स बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। तो ये एक डिसीजन मेकिंग का एक मॉडल है जो साइमन ने दिया था, हर्बर्ट साइमन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है। इनका मॉडल पब्लिक पॉलिसी में रैशनल मॉडल के साथ पढ़ा जाता है, जैसे लिंडब्लूम का इंक्रीमेंटलिस्ट मॉडल है या ड्रॉर का नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में, जो पब्लिश हुई है। उसमें उन्होंने अपने व्यूज बताए थे रैशनैलिटी के बारे में। तो सारी किताब में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग पे फोकस है, और डिसीजन मेकिंग भी इस तरीके से कि वो रैशनल तरीके से हो, रैशनैलिटी अपनाई जाए। तो ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस किया गया था डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में। फिर रिकॉग्निशन ऑफ एफिशिएंसी एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्हों था, वो कह रहे हैं कि एफिशिएंसी है एडमिनिस्ट्रेशन का मेन गोल, है कि किस तरीके से एफिशिएंटली फंक्शन करके अपना एम अचीव किया जा सके। और उसके बाद उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका रैशनैलिटी का लिमिट है, कि वो फुली रैशनल नहीं हो सकते। रैशनैलिटी किस तरीके से डिफाइन किया डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है साइमन ने। मतलब कि अगर कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा है तो वो पॉलिसी ठीक नहीं है। उल्टा बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए किसी पॉलिसी का, मतलब पॉजिटिव किसी पॉलिसी के ज्यादा होने चाहिए, जितना हमारा इनपुट कॉस्ट है या नेगेटिव्स है वो कम होने चाहिए। और उसमें भी जो पॉलिसी की ये वैल्यू ग्रेटेस्ट है, मतलब बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट कम से कम, उसको अगर हम फॉलो कर रहे हैं, उस चीज को ये रैशनैलिटी कह रहे हैं कि ये रैशनैलिटी है। तो वैल्यू इट अचीव्स शुड बी लार्जर देन वैल्यू इट सेक्रीफाइसेस, और वो ग्रेटेस्ट होनी चाहिए हमारी पॉलिसी के लिए। तो इसको एक मॉडल से समझेंगे। इन्होंने तीन तरीके की एक्टिविटीज बताई किसी भी डिसीजन में: इंटेलिजेंस, डिजाइन और चॉइस एक्टिविटी। तो तीन एक्टिविटीज बता रहे थे। इंटेलिजेंस एक्टिविटी है कि प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, जैसे कि फार्मर्स की इनकम कम है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक समस्या है। डिजाइन एक्टिविटी में क्या है कि उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस जो हैं उसको देखना, कि ये तीन चार प्रकार के सॉल्यूशंस हैं, और उनके प्रोज एंड कॉन्स देखना। जैसे कि फार्मर इनकम के लिए डिजाइन एक्टिविटी में क्या होगा, ये एक सेकंड स्टेज है डिसीजन मेकिंग की, कि हम बेसिक इनकम चूज कर सकते हैं कि हर किसी को, हर फार्मर को बेसिक इनकम दे दो, जैसे पीएम किसान योजना है, कुछ अमाउंट हम उस एमएसपी दे सकते हैं, एमएसपी ज्यादा क्रॉप्स पे दे सकते हैं और एमएसपी बढ़ा सकते हैं। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर को पैसे दे सकते हैं कि वो प्रोक्योर करे डायरेक्टली फार्मर से, तो वो अपना स्टॉक प्राइवेट सेक्टर में बढ़ाएं। इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं हर ऑल्टरनेटिव के। अगर बेसिक इनकम फॉलो करेंगे तो इसका प्रो क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टॉर्ट नहीं होगा। एमएसपी में हो जाता है, जिस क्रॉप का ज्यादा एमएसपी है या ज्यादा जिस क्रॉप का सेल ज्यादा है एमएसपी रिजीम में, वो क्रॉप किसान लगाते हैं। जैसे कि पंजाब में पैडी और वीट है, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एमएसपी मिलता है उस पे। फिर बेसिक इनकम का ये प्रो है कि रिच और पुअर को सेम अमाउंट दे सकते हैं, जैसे 6,000 है पर ईयर पीएम किसान योजना में। इसका नुकसान क्या है, ये यूनिवर्सल कवरेज बहुत कॉस्टली है, हर किसी को एक रिलायबल अच्छा अमाउंट देना बहुत कॉस्टली है। और बैंकिंग हर एक किसी के पास नहीं है, कई गांवों में किसी का बैंक खाता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। एमएसपी बढ़ाना या एमएसपी को एक्सपेंड करना, इसमें क्या है, इनएफिशिएंट जो पब्लिक सेक्टर है वो आ जाता है, जो इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं वो इनएफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। और उसके बाद जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। उसके बाद जो रिच फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचता है भी, जो एमएसपी है। ये बहुत सारी चीजें हैं कि एमएसपी का जो फार्मर्स को बेनिफिट है, वो रिच फार्मर के पास 100 एकड़ है, वो 100 एकड़ की फसल बेच रहा है, तो उसको ही फायदा होगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट बर्डन, जो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट है उसका पॉजिटिव ये है कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में बर्डन कम होगा सरकार पे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रोक्योर कर रहा है। और प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी आएगी, मार्केट डिसाइड करेगा कि कब बेचनी है वो फसल और कब
किस प्राइस पे बाय करनी है। मतलब जो स्टॉक है वो सरकार भी जब वीट वगैरह का मार्केट में छोड़ती है, वो मार्केट अच्छी तरीके से अपने आप फैसला ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले। और बाइंग प्राइस प्राइवेट सेक्टर देख लेगा कि इस प्राइस का इतना है, और जो बीच वाला प्राइस है वो फार्मर को या डायरेक्ट दे सकते हैं, या सिंपली प्रोक्योर करने के लिए, स्टोर करने के लिए फंडिंग दी जा सकती है प्राइवेट सेक्टर को। इसमें ये है कि प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लॉइट कर सकता है फार्मर्स को, जैसे वो शो करे कि ज्यादा अमाउंट दिया है पर एक्चुअल में कम अमाउंट दें। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना डिफिकल्ट है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे इतनी बारीकी से नजर अकाउंटिंग वगैरह पे नहीं रखी जा सकती। उसके बाद चॉइस एक्टिविटी है। चॉइस एक्टिविटी में क्या है कि बेनिफिट्स और कॉस्ट माइनस करके जिस भी पॉलिसी का मैक्सिमम वैल्यू अचीवमेंट होगा, जिस भी पॉलिसी का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा और कॉस्ट कम से कम है, उसको हम चूज करते हैं। तो ये तीन प्रोसेस हैं, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी और चॉइस एक्टिविटी। ये तीनों से डिसीजन आता है, और इस प्रोसेस को फॉलो करके हम रैशनली। उसके बाद साइमन ने ये कहा कि एक्चुअल बिहेवियर रैशनैलिटी से थोड़ा पीछे रह जाता है, एक्चुअल में रैशनैलिटी आती नहीं है। इसके कई वजह हैं, जैसे कि नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चॉइस का इनकम्प्लीट होता है, हमें पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। जैसे डीमोनेटाइजेशन कर दी, उसको ब्लैक मनी कंट्रोल करना था सरकार को, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन से इकोनॉमी को ही नुकसान हो गया, ब्लैक मनी इतना नहीं कवर हो पाया। और वैल्यूएशन जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस की है, ये इनपरफेक्ट है, हमें फ्यूचर में नहीं पता कि ये हम वैल्यू आज लेके चल रहे हैं कि ये चाहिए, पर फ्यूचर में वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए, या उसका क्या बेनिफिट होगा, हमें कई बार नहीं पता। जैसे कि कैशलेस इकोनॉमी का हम वैल्यू लेके चले कि इससे करप्शन रिड्यूस हो जाएगी, हम कैशलेस इकोनॉमी पे आ गए और करप्शन उतनी ज्यादा रिड्यूस ना हुई, तो हमें फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस नहीं पता था, हमने गलत कैलकुलेशन लगा दी इसके बेनिफिट की। फिर कई अल्टरनेटिव्स मन में आएंगे ही नहीं, सिर्फ कुछ ही अल्टरनेटिव माइंड में आते हैं पॉलिसी मेकर्स के। ह्यूमन रैशनैलिटी लिमिटेड होती है, इनकम्प्लीट फ्रेगमेंटेड नॉलेज की वजह से बहुत सारी नॉलेज हमारी इनकम्प्लीट है। जैसे यूक्रेन में क्राइसिस है, उसका इकोनॉमी के क्या इफेक्ट होगा, हमें पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, और ना ही हम उसको मेजर कर सकते हैं। फिर इम्परफेक्ट वैल्यूएशन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस का, जैसे कोई कंपनी कहे कि हम प्रॉफिट्स पे फोकस करेंगे, फिलॉन्थ्रोपी पे नहीं करेंगे, पर फ्यूचर में ब्रांड इमेज उस कंपनी के बढ़ जाए जो फिलॉन्थ्रोपी पे जाए। जैसे आंवला की एड आती है कि 1 रुपया आपका जो आंवला का तेल है उसमें से जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा की ओर, तो उससे ब्रांड इमेज इंप्रूव हुई और उसकी सेल्स बढ़ गई। तो ये भी हो सकता है फ्यूचर में, आज तो प्रॉफिट देख रहे हैं पर दूसरी कंपनी फिलॉन्थ्रोपी के जरिए आगे निकल सकती है। और अटेंशन भी लिमिटेड है ह्यूमंस की, बहुत सारे इशू सेम टाइम पे नहीं उठा सकता, तो ह्यूमन रैशनैलिटी, ह्यूमन ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर इतनी सी है। और कैपेसिटी कम है, स्टोरेज कैपेसिटी ह्यूमन ब्रेन की। और बहुत सी अनसर्टेनिटी होती है कई चीजों में, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें लाइसेंसिंग वगैरह है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, तो उसको रैशनली मैनेज किया ही नहीं जा सकता, रैशनैलिटी कहाँ तक लगा सकते हैं। फिर साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट्स होती हैं, उससे बाहर नहीं आ सकता ह्यूमन। जैसे किसी को लगता है अगर 12 घंटे सक्सेस आएगी या काम करके ही सक्सेस आएगी, उसको जितना मर्जी समझाओ कि 6 घंटे काम करना है और फोकस से करना है, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका साइकोलॉजी है एक तरीके का। हैबिट और रूटीन इसी तरीके की बात है। हैबिट, कई लोगों को ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाना अच्छा लगता है, कईयों को स्मार्ट एज सिस्टम अच्छा लगता है, तो ब्लैक बोर्ड वाले को बोलेंगे कि स्मार्ट एज यूज कर लो, वो हैबिट से मजबूर है, तो रैशनल डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो ब्लैक बोर्ड पे ही जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो एनवायरनमेंट है उससे डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई ह्यूमन काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे रेड टेप है, तो अगर फाइल आज भेजेंगे तो महीने में पास होगी, तो उसको डिसीजन रैशनली तो ये लेना चाहिए कि फाइल जिस दिन पास करवानी है तो 2-3 दिन पहले भेज दी, या अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए। पर वो डिसीजन क्या लेगा, महीने पहले ही अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके फाइल लगा देगा, और अपना एफर्ट उस पे लगाएगा, और दूसरे काम को पोस्टपोन कर सकता है वो।
तो इस तरीके से डिसीजन क्यों ले रहा है? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आ गया। उसे लगता है कि इस तरीके से काम होगा। जैसे ऑडिटिंग फाइल्स कई जगह पे रोक दी जाती है, तो वो मेंटली प्रिपेयर होके कुछ इस तरीके से डिसीजन ले रहा है। फास्ट डिसीजन नहीं ले रहा है कि रैशनली मैं डिसीजन लूं, उसको टाइम पे काम करूं, टाइम बॉन्ड करना है, ये काम पहले करना है। उल्टा ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में अगर ऑडिट का काम धीरे होता है, तो ऑडिट का काम उसको पहले फाइल लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद रैशनैलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो साइमन ने 2 मॉडल दिए हैं, बल्कि ये 3 मॉडल्स होते हैं: इकोनॉमिक मैन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, सोशल मैन। तो जो इकोनॉमिक मैन है, वो बेस्ट अल्टरनेटिव डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड, जैसे इकोनॉमिक्स में होता है, उस पे डिसीजन लेगा कि अगर प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं तो प्राइस इंक्रीज कर दिया, इस तरीके के डिसीजन। या सप्लाई कम है किसी चीज की तो प्राइस इंक्रीज करना है। जो सोशल मैन होता है, जब बंदा सोशल सिचुएशन में है तो इमोशनल डिसीजन लेता है, जब फैमिली में है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है, वो बीच का है, वो इकोनॉमिक और सोशल मैन दोनों में बीच का है, और वो डिसीजन देख के ले रहा है, सिर्फ सेटिस्फाइसिंग डिसीजन ले रहा है। वो ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन देखेगा जो सेटिस्फैक्टरी है या गुड इनफ हो। वो पूरा इमोशंस पे नहीं जाएगा और पूरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखने में नहीं जाएगा, इकोनॉमिक मैन की तरह नहीं बिहेव करेगा। और उस ये क्यों नहीं होगा? उसकी सिचुएशन इस तरीके की है। बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल इसलिए कह रहे हैं बाउंडेड रैशनैलिटी, क्योंकि ह्यूमन की रैशनैलिटी लिमिटेड है, ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस है। तो रैशनैलिटी की जो लिमिट्स है पहले पढ़ी है हमने, उसी वजह से बाउंडेड रैशनैलिटी होगी। और मैक्सिमाइजिंग की जगह सेटिस्फाइसिंग डिसीजन लिया जाएगा, और उसमें सारे ऑल्टरनेटिव्स नहीं देखे जाएंगे। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग में जो 3 मॉडल है, इसमें से इकोनॉमिक मैन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की बात कर रहा है साइमन। इकोनॉमिक मैन कंप्लीटली रैशनल है, डिसीजन डिमांड सप्लाई पे कॉस्ट प्राइस पे ले रहा है बंदा। सोशल इरेशनल मैन है, वो इस सिचुएशन में इमोशंस पे डिपेंडेंट है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, वो बाउंडेड रैशनैलिटी में बिहेव करेगा हमेशा से, और डिसीजन थोड़ी सी लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी पे लेगा, मतलब रैशनली लेने की कोशिश करेगा पर वो लिमिटेड रैशनैलिटी होगी।